इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आज हम 1.4 पे बात करेंगे। 1.4 में आपका जैसे दिव्यांगता के कारण और रोकथाम, व्यापकता और जनसांख्यिकी प्रोफाइल का अवलोकन और वैश्विक और राष्ट्रीय। ये कह रहा है कि एन ओवरव्यू ऑफ कोजेज, प्रिवेंस एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी नेशन एंड ग्लोबल। मतलब इसमें दोनों तरह की डिसेबिलिटी, एक तो राष्ट्रीय स्तर की और दूसरा वैश्विक स्तर की, नेशनल भी और ग्लोबल भी। अगर हम इस डिसेबिलिटी में बात करें कि जो डिसेबिलिटी है उसके कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि एक डिसेबिलिटी होना, क्या उस पर क्या मार्क लगता है। एक डिसेबिलिटी पर जो मार्क लगेगा वो कौन सी डिसेबिलिटी है। एक बच्चा है और वो बच्चा कुछ जन्म से अगर दिव्यांगता बच्चे के अंदर होती है तो इसमें टाइप्स दिए गए हैं कि क्या उसके कारण हो सकते हैं, कॉजेज क्या हो सकती हैं, उसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है, फिर उसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ये इन सभी बातों पर आज इस पे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बताएंगे क्या चीज़ें हैं ये। तो जैसे कोई बच्चा ये कह रहा है कि जन्म से होने वाली दिव्यांगता, यानी जो बच्चा जन्म से अगर किसी बच्चे के अंदर डिसेबिलिटीज हैं तो क्या क्या स्थिति होगी उसकी। ये कह रहा है कि अगर कोई बच्चा है और वो भ्रूण में है यानी एम्ब्रियो में है, तो उस बच्चे के अगर जो ऑर्गन हैं, जो अंग हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाते, पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, यानी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। या फिर ये कह सकते कि हेरिडिटी कॉजेज भी हो सकते हैं डिसेबिलिटी के। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, मतलब सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं और मतलब सभी ज़रूरतों की पूर्ति हो रही है, जानकारी भी है और उसको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी डिसेबिलिटी होती है। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज में होता है सब। अगर सारी चीज़ें हो रही हैं, सब सुविधाएं मिल रही हैं, सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, एडजस्ट की जा रही हैं, तो बहुत कम चांस रहता है कि डिसेबिलिटी हो। लेकिन अगर फिर भी हो जाए तो ये जो जन्म से होने वाली दिव्यांगताएं हैं, तो ऐसी जो दिव्यांगताएं होंगी उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। दूसरा इन्होंने कोशिश दिया कि विपरीत परिस्थितियों के कारण होने वाली जन्मजात दिव्यांगताएं, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं कि डिसेबिलिटी, लेकिन हम इसमें भी वही चीज़ इंक्लूड करेंगे कि जो डिसेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे परिस्थिति को टारगेट किया गया कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे ना, तो उसी के अनुरूप यहाँ पे बताया गया। इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा कुपोषण या किसी प्रकार से कुपोषित हो जाता है, पोषण नहीं मिल पाता है बच्चे को अच्छे से, या फिर किसी बॉडी पार्ट के या किसी अंग का, ऑर्गन का अच्छे से डेवलप ना हो पाना, या तो फिर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें भी हो सकता है कि जो विपरीत परिस्थिति है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चा कुपोषित कैसे हो रहा है, कि क्योंकि बच्चे की जो मदर है उसको अच्छे से खाना पीना नहीं दिया गया, ये भी हो सकता है। और दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि लेकिन अगर कुपोषण हो जाता है बच्चे को, तो कुपोषण का अगर बच्चे शिकार हो जाता है या नशे का पेरेंट्स ज़्यादा प्रयोग करते हैं, नशा करते हैं, तो कंडीशन ये भी खराब कर देता है। फिर वहाँ पे सिचुएशन जो कंडीशन बनेगी वो अलग बन जाएगी। उस कंडीशन में उस बच्चे के लिए
जैसे ये भी हो सकता है जो भाई सभी जगह जो है ना प्योर वाटर तो पहुंच नहीं पाता, लेकिन जैसे नहरें हैं, नदियां हैं, अपना जो आपके रिवर्स हैं, क्या वो बिल्कुल प्योर वाटर है उनमें? बताओ, पॉल्यूटेड वाटर है ना? बस जब पॉल्यूटेड वाटर होगा और वो जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर वो उसको पीती है तो ये भी हो सकता है कि वो तब भी वो प्रभावित हो, भी हो जाएगा तो वो भी, और उसको जो अंदर जो भ्रूण पल रहा है, जो बेबी पल रहा है, वो प्रभावित होगा, इफेक्टिव होगा, सीधी सी बात है। दो कंडीशन यहाँ पे दी विपरीत परिस्थितियों की। एक कंडीशन तो दी इन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन, और दूसरी कंडीशन दी कि जो मदर है उसको अच्छे से भोजन ना मिल पाना, या फिर पॉल्यूटेड वाटर का यूज करना, या फिर ऐसा होता है कि समय से उसको ट्रीटमेंट ना देना है ना, पर मंथ है ना, वो जैसे 3 मंथ्स में शायद टीका वगैरह लगता है वो नहीं लगवा पाना, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ना दिल पाना, या फिर मतलब इसमें भी हो सकता है कि मतलब कि सीधा सा कोई डिजीज है, कोई इसको बीमारी है, फीवर वगैरह है या कुछ और डिजीज है इसको, तो तब भी इफेक्टिव हो सकता है कि उसको समय से जब ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाएगा तो उस जो अंदर बेबी है वो भी इफेक्टिव होगा ही होगा। तो इसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है। देखो, एक मदर का और एक चाइल्ड का बहुत प्रभाव सीधा यही प्रभाव पड़ता है कि अगर मदर को कुछ होगा तो चाइल्ड को भी कुछ ना कुछ होगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि हेरिडिटी और प्लस इसमें जो ऑर्गन डेवलपमेंट ना हो पाना, अच्छे से जो अंग हैं उनका विकसित ना हो पाना, ये भी कंडीशन है। तो इस प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं, इस प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो इस टाइप की डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, उसको रोकने के प्रयास किए गए, कोशिशें की गई। तो हम कोशिश कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि समय पे अगर हम अवेयरनेस प्रोग्रामिंग चलाते हैं, जैसे अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब तो ये भी हो गया कि हम गांव जाके, विलेज जाके, या फिर सिटी में अपनी गली मोहल्ले में भी अपना अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, जो अवेयर हैं पहले से, है ना। वही जाके करेंगे तो फिर आगे जो सिचुएशन है, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं तो जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसमें मतलब इतनी तो जानकारी होती नहीं उनको कि किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, एडजस्ट करना है, और सारी चीज़ें टाइम से करनी है। जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के, तो उनको समझाना होगा, बस अंडरस्टैंडिंग उनको करनी पड़ेगी, समझा। देखो, उनको समझना भी पड़ेगा, अगर नहीं समझते हैं तो फिर उसके लिए उसके जो इफ़ेक्ट होंगे वो फिर उनको दिक्कत करती हैं आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कहता है कि किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, फिर कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके द्वारा भी दिव्यांगता हो सकती है। वही होता है, हो सकता है, जैसे कोई हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं और तेज रफ्तार से जा रहा है गाड़ी को लेके और उसके सर में चोट लग जाती है, तो क्या होगा? बताओ कौन सी बीमारी होगी? मैंने कई बार जिक्र कर दिया, कोई बताएगा? क्या होगा उसको, बताएगा कोई? अगर कोई तेज रफ्तार से जा रहा है, एक बाइक वाला है, गाड़ी वाला है, और तेज रफ्तार से जा रहा है और हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं या हेलमेट भी लगाए हुए हैं,
तो क्या होगा उसको? जी बताएं। सर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं और एक्सीडेंट हो जाएंगे, और जैसे उसका जो ब्रेन है वो भी उसका वो भी दिक्कत वो भी हो सकता है ना, मतलब उसको वो डिसेबल भी हो सकता है, मान के चलो उसके अंदर डिसेबिलिटी हो सकती है। कौन सी? सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है उसको, क्योंकि जो वेन्स हैं वो खिंचाव आ जाएगा, और फिर खिंचाव आने के बाद क्या नहीं कि उनका माइंड प्रॉपरली वर्क ना कर पाएगा। सीपी जिसको बोलते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी। तो इस प्रकार की जो डिसेबिलिटीज हैं उसके कारण भी एक्सीडेंट वगैरह जो अगर हो रहा है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कि मतलब किसी के साथ कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कोई आपदा आ रही है कि जो नेचुरल, तो वो भी दिव्यांगता में शामिल किए जा सकते हैं। मतलब एक सीधा सा इफेक्ट पड़ता है। अगर चोट लगना किसी भी अंग में, मतलब हाथ पैर में चोट लग जाओ, भाई पैर में चोट लग गई मेरे, या हाथ में चोट लग गई मेरे, और वो काम कर ही नहीं रहा है, हूँ ना डिसेबल। अब जैसे 2-3 दिन पहले की बात है कि एक बच्चा ऑटो में जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट हुआ तो सीधी सी बात है, उसका जो पैर है वो जो घुटना है, घुटने से ऊपर तक का उसका पैर कटा है, तो डिसेबल हो गया ना, डिसेबल। तो इसमें ये नहीं है कि बस ये सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इसमें ये जानने की है कि आप इस पर कंट्रोल कैसे करेंगे। उस कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना है। और दूसरा अवेयरनेस और हेल्प, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कीजिए, अवेयर कीजिए, जिससे कि ये इस प्रकार की चीज़ें कम हों। क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं अपने आप आ रही हैं। और दूसरा जो लास्ट इसमें पॉइंट कह रहा है कि परिस्थिति जन्य दिव्यांगताएं, जैसी ही परिस्थिति होगी भाई, जैसे ही परिस्थिति होगी उसी के अनुसार दिव्यांगता को भी प्राथमिकता दी गई है यहाँ पे। जैसी ही सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी भी होगी। ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारी गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट क्या करे भाई, अच्छा पानी ना मिले, अच्छी हवा ना मिले, ट्रीटमेंट मेडिकल ना मिले, और आसपास क्लीनिंग ना मिले, एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन ना मिले, भोजन ना मिले। तो ये जो काम है किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। अच्छी एजुकेशन देने का काम है, हमें मेडिकल फैसिलिटीज देने का जो काम है गवर्नमेंट का है। साफ सफाई, एनवायरनमेंट को अनपोल्यूटेड करना, और अच्छे से भोजन की व्यवस्था करना। लेकिन एवरी ईयर कंडीशंस ये भी है कि इस सिचुएशन की जो परिस्थिति हैं इसके अकॉर्डिंग भी डिसेबिलिटी बढ़ रही हैं। दिल्ली में आज आप प्रेजेंट में भी देख रहे होंगे एयर पोल्यूशन है कि नहीं है, बताओ। जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के खासकर बच्चे है ना, एयर पोल्यूशन है कि नहीं है। मास्क यूज कर रहे हैं बच्चे, सब यूज कर रहे हैं मास्क। एकदम घुट रहा है कि नहीं बताओ।
तो ये स्टेजेस हैं इसके। और दूसरा नेचर के साथ भी जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी गलत है। और दूसरा जो संपन्न और अच्छी खासी कमाई करने वाले लोग हैं वो भी मतलब जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह आपकी दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, निकलने वाला धुआं इफेक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, इफेक्टेड कर रहा है। तो ये भी हमारा एक डिसेबिलिटी का ही चांस रहता है कि इसमें भी आप किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई डिसेबिलिटी आपको घेर ही लेगी। आज प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा जोर है, होता है ना, बच्चों पर प्रेशर, वो सिचुएशन ही तो है, सिचुएशन डिसेबिलिटी, परिस्थिति जन्य डिसेबिलिटी जो होंगी इसी के अकॉर्डिंग तो होंगी। अब ये कह रहे हैं कि जो इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, डिसेबिलिटी की रोकथाम कैसे, इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्शियरी स्टेज क्या है। तो इसमें 3 पार्ट बता गए इन्होंने, 3 कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्राइमरी में क्या कर सकते हैं, अगर पता चल जाए कोई डिसेबिलिटी है, कोई डिजीज है और उस पर स्टार्टिंग में ही काबू पा लिया गया तो उसके कम होने के चांस हो जाएंगे। तो डिजीज है और वो पल रही है, बड़ी हो रही है ना, और बॉडी को कवर कर रही है वो, और जब बॉडी को कवर करना शुरू कर देगी तो वो डिसेबिलिटी जब हावी हो जाएगी तब हमें ये होगा कि हाँ ये डिसेबिलिटी हो गई है हमें। दवाई मेडिसिन कौन कौन खाता है, सर में दर्द है, जो मेंटली इलनेसेस हैं वो ज़्यादातर बढ़ रही हैं आज, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो मेंटल इलनेसेस, मानसिक जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, बढ़ रही है ना। तो ये जो प्राइमरी स्टेज है इसमें हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, यही कर सकते हैं उस बीमारी का या डिसेबिलिटी का समय से पता चले जिस पर हम काम करना शुरू कर दें। सेकेंडरी स्टेज क्या है, सेकेंडरी स्टेज में जो भी हमने उस पर काम किया डिसेबिलिटी पर, उसकी जो रिपोर्ट आती है, मतलब कितने % हम इस पे काम कर चुके, उसको रोकना कैसे है, उसके क्या स्टेप्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है, अगर कम है तो कितनी है, तो एक रिपोर्ट प्रोफाइल भी तैयार करें। और यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन को भी यूज किया जाएगा, और इसमें अर्ली डायग्नोसिस को यूज किया जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस को इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमें पता जल्दी से जल्दी लगाना है, और दूसरा इसमें जल्दी से जल्दी इसको ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, उसको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। जिससे कि एक डिसेबिलिटी को रोका जा सकता है। अब जो लास्ट इसमें स्टेजेस हैं वो कह रहे कि जो इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी हैं, मतलब कि हम डिसेबिलिटी को, इम्पेयरमेंट को कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए काफ़ी चीज़ें, ये तो मतलब कि ऐसे कर सकते हैं, उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाएं, और उसके लिए जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो फिजिकली हो सकता है,
साइकोसोशो हो सकता है या फिर प्रोफेशनल हो सकता है। तो इस प्रकार के जो हम जो लास्ट स्टेज है उसमें ये कर सकते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं ये इसमें फिजिकली, साइकोसोशल एंड प्रोफेशनल। उसको क्या करना है, उसको रिहैबिलिट करना है। और सबसे जो ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है, अगर फीमेल्स हैं और वो प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंट की जो टाइमिंग पीरियड है उसका, वो विशेषकर उस पर ध्यान दें। समय रहते अपना ट्रीटमेंट कराएं। हर 2 मंथ 3 मंथ्स में इंजेक्शन और डॉक्टर से सलाह भी लें, जिससे क्या होगी, दिव्यांगता को कम किया जा सके। क्योंकि अगर जितनी अवेयर बढ़ेगी उतनी ही दिव्यांगता को हम कम कर सकते हैं। और जो प्राइमरी स्टेज ही ट्रीटमेंट है वो तो ज़रूर दें, माँ को भी और बच्चे को भी। और जैसे कि इतना ब्लड रिलेशन मैरिज नहीं करनी चाहिए। ये भी एक कंडीशन होती है डिसेबिलिटी की, कि हेरिडिटिकल ही भी होता है कि जो ब्लड रिलेशन है उसमें मैरिज नहीं करनी चाहिए, उससे भी डिसेबिलिटी बढ़ती है। सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, एक बार आप चेक कर लेंगे? अब ठीक आ रही है? हाँ जी सर, ठीक। और दूसरा 21 ईयर जो फीमेल्स हैं उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो 21 ईयर और 35 ईयर की हैं वो प्रेगनेंसी ना हो इस एज में। 21 और 35। ट्वेंटी 21 से पहले और 35 के बाद। और दूसरा इसमें डॉक्टर की भी सलाह लें, परामर्श लें। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे बच्चे की जैसे पैदा हुआ नहीं और वो डेथ हो गई भ्रूण में ही, तो वहाँ पे भी कंडीशंस है कि या तो फिर उसको, या जुड़वा बच्चे होते हैं, या फिर ब्लड सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। RH नेगेटिव ना हो, या फिर फीमेल्स को शुगर है, प्रेगनेंसी से बचें। आई बात समझ में कुछ? या नहीं? और इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी देखभाल या प्रिवेंशन उसको कैसे, किस प्रकार से करें? फिजिकली वर्क ना कराएं, बताते ना डॉक्टर, फिजिकली वर्क ना कराएं, या फिर बोझ ना उठाने दें, या किसी ऊंचाई पर कोई चीज़ सामान रखा है उसको ना उतारा जाए क्योंकि पैर फिसल जाएगा।
जो जैसे किसी को फीवर हुआ या जुकाम हुआ, खांसी हुआ, और किसी ने कह दिया कि ये दवाई ले लो, तो इनसे भी बचें। दूसरा, स्मोकिंग से भी बचना चाहिए। वाइन और जो नशीले पदार्थ हैं उनसे भी बचना चाहिए। एक्सरे वगैरह ना कराएं, एक्सरे। और खासकर जो 3 मंथ्स हैं स्टार्टिंग के, उसमें जो खसरा होता है, कंटमाला वगैरह जो बीमारियां होती हैं, उनमें संपर्क में आने से बचे। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मुंह पर दाने हो जाते हैं, और मतलब अपनी केयर करें भी, साथ साथ सारी चीज़ों का ध्यान भी रखें। बीच बीच में डॉक्टर से सलाह भी ले लें। और ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, विटामिन्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें आ जाएंगी। और समय समय पर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। ऐसे ही इसमें एक पॉइंट है, जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय भी देखभाल क्या करनी चाहिए, क्या प्रिवेंशन होंगी, वो भी इसमें लिखी गई है। एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर समझ में नहीं तो पूछ लीजिए। इसमें अगर हम बात थोड़ी सी करें कि जो हमारा 1.4.3 है, इसमें प्रिविलेंस एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी नेशन एंड ग्लोबल, यानी जो जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का अवलोकन अगर हम करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो नेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर क्या है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारी जनसंख्या या फिर कह सकते हैं जनगणना, जनसंख्या या जनगणना 2011 में हुई थी, जिसमें इंडिया में जो डिसेबल पर्सन है उनकी आबादी 26.8 मिलियन है। 26.8 मिलियन। अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर निकाला जाए, पर इसका प्रतिशत निकाला जाए तो 2.21% है। अगर थोड़ी सी बात की जाए तो इसमें मामूली ही वृद्धि हुई है। अगर इस पे कमांड कर ली जाए समय रहते, फोकस कर लिया जाए समय रहते, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आंकड़ा निकाला जाए, ओवरऑल इसकी वो निकाला जाए, तो ये 21.9 मिलियन से बढ़कर कब 2001 में कितनी 21.9 मिलियन से बढ़कर
और 10 या अगर रिकॉर्ड निकाले तो 26.8 मिलियन हो गया। टू 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अगर निकालें तो देश में 11.9 मिलियन महिलाओं की तुलना में जो फीमेल्स है, अगर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो 14.9 मिलियन मेल डिसेबल हैं, नॉट फीमेल, क्योंकि वो 11.9 मिलियन है और ये 14.9 मिलियन है। अगर हम विलेज की बात करें डिसेबल पर्सन की जो टोटल स्ट्रेंथ की तो 18.0 मिलियन से अधिक है, इंक्रीज हुई है वहाँ पे। कहाँ? विलेजेस में, गाँव में। और यहाँ पे अगर अर्बन की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे केवल ओनली 8.1 मिलियन है। और टोटल अगर डिसेबल मेल्स की बात करें सर इतना डिफरेंस क्यों है कि मतलब वहाँ पे 18.18 अवेयरनेस है और यहाँ पे अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस 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 समय रहते पकड़ हुई, लेकिन गांव में नहीं। आप ना गांव में समझाने जाओ किसी को, अरे आ जाओ ना, यहाँ से जाओ, जल्दी से नहीं कवर कर पाते ना वो जल्दी से कवर नहीं कर पाते। और अगर डिसेबल पर्सनों की यहाँ पे अपने मेल्स की बात करें, डिसेबल मेल की तो 2.41% निकल के आती हैं। जबकि फीमेल्स की बात करें तो 2.01% है, क्योंकि मेल्स में ज़्यादा है, नॉट फीमेल, फीमेल में नहीं है इतनी। अगर यहाँ पे सोशल ग्रुप की बात करें, जो सोशल ग्रुप का जो एनालिसिस हुआ, विश्लेषण हुआ, उससे निकालें तो जो कुल टोटल डिसेबल स्ट्रेंथ है वो 2.45%। इसमें SC कैटेगरी और 2.05 ST कैटेगरी और 2.18% ST और SC कैटेगरी प्लस इसमें अदर भी आ जाएंगे। अगर वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें तो ओवरऑल अगर निकाला जाए तो 15% जो आबादी है, जो स्ट्रेंथ है, वो किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जी रही है। यानी 15% ऐसे हैं जिनका पता नहीं है और वो कोई ना कोई डिसेबिलिटी लिए बैठे हैं, और जिनमें से 2 to 4% को कामकाज में यानी वर्क नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं। कितने? 2 to 4%। और उनको काफ़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है, काफ़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। 1 मिनट रुक दो भी। एक डिसेबिलिटी तो है ही, उसके साथ दूसरी डिसेबिलिटी भी साथ साथ चल रही है। तो टोटल जो
डिसेबल पर्सन है, टोटल स्ट्रेंथ निकाली गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक पर्सन, वो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, वो विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही हो या दो, जरूरी नहीं दो ही हो, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। लेकिन औसत अगर निकाला जा रहा है वो ज्यादा निकल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 1.5 में क्रॉस डिसेबिलिटी। क्रॉस डिसेबिलिटी है क्या, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उसका। क्रॉस डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। क्रॉस डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। इसमें जो भी दिव्यांगताएं हैं, उन दिव्यांगताओं के जो राइट्स हैं, उनके लिए काम किया गया है। डिसेबिलिटी को मॉडल के रूप में जो मॉडल दिए गए हैं, जैसे मेडिकल मॉडल दिया था, रिलीजियस मॉडल दिया था ना। तो ये जो मॉडल दिए गए, इनकी जो चुनौतियां हैं, जो एक इम्पोर्टेंस है, इनकी इंटरवेंशंस हैं, वो इसमें काम आएगी। सोशल मॉडल कह लीजिए, मेडिकल मॉडल कह लीजिए। तो एक जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह लीजिए, उसके रूप में इसको देखा गया। क्रॉस डिसेबिलिटी, नॉट डिसेबिलिटी। क्योंकि डिसेबिलिटी कोई भी बैरियर है, फिजिकली बैरियर है, वो सोसाइटी में क्या करेगी, वो उस व्यक्ति को रोक देगी। किससे? उसमें पार्टिसिपेट करने में, उसको इन्वॉल्व होने में, चाहे वो कल्चरल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, सब तरह से रोक देगी। तो क्रॉस डिसेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, वही यही आता है कि जो दिव्यांग पर्सन है, दिव्यांग लोग हैं, उनके साथ क्या करना है, नॉर्मल एक्सपीरियंस, मतलब जैसे हम एक आम आदमी से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे ही हमें लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठानी है कि हाँ, एक दिव्यांग के लिए भी कुछ है, उसके लिए भी, एक डिसेबल पर्सन के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी है, रणनीतियां हैं, कुछ प्लानिंग है, जो उन बैरियर्स का सामना कर रहे हैं। मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो क्रॉस डिसेबिलिटी में दिया गया, कि जो बैरियर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, हम कैसे उनसे निपटें। तो किसी ना किसी को तो आगे उसमें आना पड़ेगा। चाहे उसमें जो भी वर्क करेगा, इसमें चाहे इसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो,
ज़रूरी नहीं कि HI पर ही, VI पर ही, MD पर ही या फिर IDD पर ही कोई भी डिसेबिलिटी हो। उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी, इमोशनल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटेनेंस डिसेबिलिटी, एजुकेशन से संबंधित हो, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, तो जो डिसेबल पर्सन हैं इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, हेल्थ केयर के लिए भी इनके सामने बहुत सारे बैरियर आते हैं कि नहीं आते हैं बताओ। एक डिसेबल है कि चाहे वो फैमिली में हो या फैमिली से अलग हो, किसी के परिवार में हो, किसी के भी हो, आता है कि नहीं आता है। उसको भटकना पड़ता है। ये कह रहा है कि उसको सबको मिलकर के जो लोग अवेयर हैं उनको इस पर काम करना है। उनको सोसाइटी में, समाज में, सोशल में उनका भी रोल देना पड़ेगा, उनको भी भागीदारी देनी पड़ेगी। और इसी बीच में क्या होता है, वो डिफरेंस करने लगते हैं कि एक सामान्य है, एक दिव्यांग, एक सामान्य, एक दिव्यांग। डिफरेंस करते हैं ना, बहुत सारे करते हैं कि ये तो डिसेबल है और ये नॉर्मल है, इसको लेके चलो, इसको छोड़ दो। लेकिन वो चीज़ नहीं करनी वहाँ पे। बस यहाँ पे इसमें यही चीज़ है। अगर एक छोटी सी लाइन में क्रॉस डिसेबिलिटी को मैं बताने जा रहा हूँ कि जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग लोगों को जैसे एक सामान्य के लिए हम कर पाते हैं, एक सामान्य के लिए जो चीज़ होती हैं वो ही डिसेबल को हो के लिए हो, और उनकी बाधाओं को, जो उनकी बैरियर्स को पहचानना हो, तो वही क्रॉस डिसेबिलिटी है। पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है इसको। जो नॉर्मल पर्सन के लिए हो रहा है वही स्पेशल पर्सन के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो बैरियर्स एक नॉर्मल पर्सन के आ रहे हैं, क्या वो स्पेशल के में आ रहे हैं, क्या वो अलग आ रहे हैं, अलग आ रहे थे क्यों आ रहे हैं। उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं देखी जाएगी, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी कितनी भी स्पेसिफिक क्यों ना हो, विशिष्ट क्यों ना हो। क्योंकि जो मोरल डेवलपमेंट होगा वो उनसे भी होकर के चलेगा और एक नॉर्मल से भी होकर के चलेगा, और एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी जो ह्यूमन राइट्स दिया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल है। तो यहाँ पे इतना ही है कि उनको न्याय मिले, उनके लिए एक इंक्लूसिव सेटअप तैयार हो, जिससे वो अपनी मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सके। तो यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी की बात करें, ये क्रॉस डिसेबिलिटी के इम्पोर्टेंस क्या होंगे, अगर उस पर हम थोड़ी सी बात कर लें तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे, एक तो इंडिपेंडेंस और दूसरा पूर्ण भागीता या पूर्ण नागरिकता।
यानी जैसे और लोगों को मिली है ऐसे एक दिव्यांग को भी फुल सिटीजनशिप। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस में, क्रॉस डिसेबिलिटी कहती है कि अगर हम अपने टर्म्स में देखें तो जो दिव्यांग है उसको समाज में घुलने मिलने का अवसर मिले। ये क्रॉस डिसेबिलिटी कहती है कि उसको भी समाज में, सोशल में, उसको भी समाज में, सोशल में जोड़ा जाए, उस पर कोई बैरियर ना हो, वो भी इंडिपेंडेंट रहे, लर्निंग करे, सीखे, बैठे, सोशल में, स्कूल्स में। इक्वल है ना, इक्वलिटी, इक्वल भी हो, जैसे नॉर्मल है ऐसे ही डिसेबल भी हो। फुल सिटीजनशिप या पूर्ण नागरिकता, पहले दिव्यांग व्यक्ति को पूर्ण नागरिकता नहीं, पूर्ण नागरिक या पूर्ण फुल सिटीजन नहीं माना जाता था, उसको एक स्थायी नागरिक नहीं माना जाता था। वे समाज का, सोशल का एक्टिव पार्ट नहीं थे। कौन? डिसेबल पर्सन। वो समाज का एक्टिव पार्ट, सक्रिय हिस्सा नहीं थे। लेकिन क्रॉस डिसेबिलिटी में कुछ डिसीजन भी लिए गए। इसमें 2 से 3 डिसीजन थे। एक तो था नेत्र क्षमता को बढ़ावा देना, लीडरशिप, भाई इनकी भी एक लीडरशिप हो। नेक्स्ट था दिव्यांग संबंधी कानूनों का पूर्ण प्रवर्तन और कार्यान्वयन, मतलब जो दिव्यांग के लिए लीगल प्रिवेंशन है, जो कानून है, वो काम करे। लास्ट इन्होंने दिया अगर ये सारे काम हो जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं, तो उनको भी एक लाइफ, बेस्ट लाइफ, एंटरटेनिंग लाइफ मिल सकती है। और पुअर्टी और गरीबी और बेरोजगारी को कम करता है। अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी दोनों चीज़ों को कम करेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ बेहतर हो जाएगी, जब उनका जीवन बेहतर हो जाएगा, तो क्रॉस डिसेबिलिटी में हम यही जानते हैं कि हम मतलब एक उसमें स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को पहचानना है। पहचानने के साथ साथ ये भी देना है कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, क्या क्या चीज़ें और हो सकती है, क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं।
तो ये क्रॉस डिसेबिलिटी कहती है, ना कि कोई क्रॉस डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी है, बस नाम दिया गया, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी, एक अवधारणा है क्रॉस डिसेबिलिटी। बस यहाँ पे पता लगाना है कि किस प्रकार की हो सकती है। क्लियर?